हे गाइस, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़। आज हम चर्चा करने वाले हैं नसरुद्दीन महमूद के बारे में। नसरुद्दीन महमूद ने 1240 से लेकर 1266 तक शासन किया था और ये जो थे वो इल्तुतमिश के पौत्र थे। यानी कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में समझा होगा, जब इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था तो इनके जो पुत्र थे नसरुद्दीन महमूद शाह, उन्हीं के ये पुत्र थे, उन्हीं के नाम के ऊपर इनका नामांकन किया गया। तो इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार नसरुद्दीन महमूद जो होता है वो अपनी शासन व्यवस्था को अच्छे प्रकार से चला पाता है, क्योंकि हमने देखा था पिछले 10 वर्षों में 4 जो शासक थे उनको दिल्ली सल्तनत की सत्ता से अमीर तुर्कों द्वारा षड्यंत्र रच के हटा दिया जाता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से इनकी व्यवस्था को, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे और इनके काल में कैसे बलबन का प्रभाव बढ़ता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। नसरुद्दीन महमूद और दिल्ली सल्तनत को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर तुम्हें कोई भी सवाल इस वीडियो से संबंधित होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नसरुद्दीन महमूद जो होता है ये शासक बनने से पहले दिल्ली में था ही नहीं। ये जो होता है लोनी नगर में अपनी माँ के साथ रहता है। लोनी नगर यानी कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। षड्यंत्रकारियों के द्वारा इसको बुलाया जाता है और इसको ऐसे बुलाया जाता है, बिल्कुल बुर्का पहना के इसको बुलाया जाता है और घोड़े पर इसको लाया जाता है, क्योंकि इसको शाही पालकी में लाते तो बाकी के षड्यंत्रकारी जो थे उनको पता चल जाता, इसलिए इसको गुपचुप तरीके से दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली में बलबन के द्वारा इसको सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। देखिए, जब ये शासक बनता है तो ये उपाधि धारण करता है दरवेश की। ठीक है, वास्तव में दरवेश की उपाधि, ठीक है। तो दरवेश की उपाधि ये क्या करता है, धारण करता है और ये सबसे आदर्श सुल्तान था। जितने भी सुल्तान दिल्ली सल्तनत के हुए थे उनमें सबसे आदर्श सुल्तान था, इसलिए इसको मिनहाज ने क्या कहा है, दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है और सुल्तानुस तालीम भी कहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा आदमी था। अन्य शासकों की तुलना में अन्य शासक जो थे वो गंदे कामों में संलग्न रहते थे, दारू पीते थे और भी बहुत सारे बुरे काम वो करते थे, लेकिन ये उनसे काफ़ी बेहतर था और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान होता है ये जिसने केवल एक शादी की थी। ठीक है, वरना और जो शासक थे उन लोगों ने तो कोई मतलब नहीं है, 10 कम है, 12 कम है, 15 कम है। तो नसरुद्दीन महमूद जो था एक अच्छा शासक था। ये जब शासक नहीं बना था उससे पहले क्या करता था, ये कुरान जो होती है उसकी प्रतियां यानी कि 2 कॉपी जो होती है उसको बेचा करता था और उससे पैसे जो मिलते थे उससे अपने घर का खर्चा चलाता था, क्योंकि दिल्ली से तो ये काफ़ी दूर था इसलिए। तो इस प्रकार इसको एक गोल्डन चांस मिलता है शासक बनने का, क्योंकि बहुत सारे तुर्क अमीर जो थे वो शासक बनना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे तुर्क अमीर ऐसे भी थे जो अपने आप में से शासक बनाना भी नहीं चाहते थे, एक दूसरे का विरोध वो करते थे। इसलिए ये तो निश्चित था कि जो राजा है वो दिल्ली सल्तनत के किसी राज परिवार का सदस्य ही बनेगा, इसलिए इसको बुलाया जाता है शासक बनाने के लिए और इसको शासक जो है वो बना दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। जो ईसावी इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि ये हाथ पैर नहीं हिलाता था बिना तुर्क सरदारों के, ना पानी पीता ना सोता, महल में ही रहता था, क्योंकि ये जानता था कि पिछले 10 सालों में 4 शासकों की हत्या हो चुकी है। इसलिए इसने सोचा कि कोई मतलब ही नहीं है, जब वो लोग जो थे वो अपनी सत्ता स्वतंत्र स्थापित नहीं कर पाए तो मैं क्यों बेवजह विरोध करूं और इनकी बलि का जो बकरा है वो बनूं। इसलिए शुरू में इसने कुछ नहीं कहा था। बलबन जो है वो साम्राज्य चलाता था, क्योंकि जो 40वां मंडल था उसमें सबसे प्रभावी था बलबन, और बलबन को जब तुम पढ़ोगे तो ये बड़ा खूंखार था। इसको खुफिया कातिर बोलते थे, यानी कि अपने विरोधियों को ये अंदर ही अंदर मरवा भी देता और पता भी नहीं चलता कि वास्तव में मरवाया किसने है। तो बलबन ने अपना प्रभाव जमाने के लिए 1249 ईस्वी में ये अपनी पुत्री जो थी उसका नाम था खुजैदा, ठीक है, उसका विवाह कर देता है सुल्तान के साथ, ताकि मेरा प्रभाव सत्ता में बना रहे। ठीक है, अब देखिए, लेकिन एक इतिहासकार है अवध बिहारी पांडे, ये कहते हैं कि 1255 तक जो महमूद था वो स्वतंत्रता पूर्वक शासन करता है, उसके ऊपर बलबन का प्रभाव नहीं था। ठीक है, और उसने जो है बड़े अनुशासन ढंग से शासन किया था। देखिए, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा जो वहाँ पर एक दूसरे राजाओं को मारने का जो क्रम था
आम इंसानों का छोड़िए, ये लोग जो थे सुल्तान को ही मार देते। आप सोचो कितने खूंखार ये लोग थे, राजा को ही उड़ा देते। तो इन लोगों की सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इनके पास कोई काम नहीं था। अगर आप किसी के पास काम दोगे, उसे एक अभियान पर भेज दो, जैसे कोई इंसान षड्यंत्र रच रहा है उसको आप अभियान पर भेज दो, बंगाल अभियान पर भेज दो, तो 1-2 साल निकल जाते अभियान पर। तो ये लोग क्या कहते, इकट्ठे रहते थे एक जगह पे, तो बैठे बैठे क्या करें, षड्यंत्र करते थे। तो बिल्कुल यही था। इसने क्या किया था, जो प्रारंभ के 3 वर्ष थे, किसी भी सरदार को उच्च पद नहीं दिया। तो उन लोगों को एक मैसेज पहुंच गया कि हम लोग जो है तभी जाके आगे बढ़ सकते हैं जब हम कोई काम करेंगे। इसलिए इसने 3 सालों तक निरीक्षण किया, और जो राजा वास्तव में काम, जो तुर्क अमीर था, जो वास्तव में काम करता था, उसी को ये पदोन्नति देता। इसने क्या किया, 3 साल के बाद बलबन जो होता है उसको इस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, किस पद पर नियुक्त किया था, इसने नायब ए मुमालिकात यानी कि पद होता है, इस पद पर नियुक्त किया था। और इसको एक उपाधि दी थी, उस उपाधि का नाम क्या है, उलूग खां की उपाधि दी थी। अब उलूग खां का मतलब क्या होता है, महान। ठीक है, तो ये महान की जो उपाधि होती है, उलूग खां की जो उपाधि होती है, ये सुल्तान देता है बलबन को। ये तुम्हें याद रखना है। अब देखिए, सुल्तान जो है वो खुद स्वयं को युद्ध अभियान नहीं चलाता, लेकिन बलबन के नेतृत्व में ये अपनी सेना जो है वो युद्ध अभियानों पर भेजता है। तो हम समझेंगे कि कैसे बलबन के नेतृत्व में सुल्तान की सेना अपने युद्ध अभियान पूरा करती है। देखिए, मेवात के विद्रोहियों का ये दमन करवाता है। जो मेवात जो है, अलवर के जो आसपास का जो एरिया फैला हुआ है वो मेवात क्षेत्र है। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत की स्थिति का फ़ायदा उठाया और वहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिया, लूट मार करना शुरू कर दिया। इसके लिए बलबन जो है उसको ये भेजा जाता है 1249 ईस्वी में, और बलबन जो होता है वो यहाँ पे आता है और यहाँ के जो विद्रोही थे उनकी निर्मम हत्याएं करता है, बहुत सारे लोगों के मौत के घाट उतार देता है। और उसके बाद ये चला जाता है कहाँ पे, वापस दिल्ली। लेकिन जैसे ही बलबन दिल्ली जाता है तो 59 में, यानी कि 1259 में ये लोग दोबारा विद्रोह कर देते हैं। तो वापस से ये आता है, और ये जो मेवात के आसपास पहले बहुत घने जंगल हुआ करते थे, उनको उन जंगलों में ये आग लगवा देता है ताकि विद्रोही जो हैं वो उनमें छुप ना सकें, उनके अंदर शरण ना ले सकें, उनमें भाग ना सकें। तो इसलिए जंगलों को जलवा देता है और विद्रोही जो होते हैं उनको मरवा डालता है। इस प्रकार जो मेवात का विद्रोह था उसको बलबन दबा देता है। ठीक है, अब देखिए रणथंभौर, अपना रणथंभौर जो है, यहाँ के जो राजपूत थे इन्होंने भी विद्रोह कर दिया, क्योंकि स्थिति जो उनको मिली थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो थी वो आपसी संघर्ष में उलझी हुई थी, इसलिए इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। कोटा, बूंदी, जालौर, जो यहाँ के जो चौहान थे, इन्होंने क्या किया, रणथंभौर को अपना केंद्र बनाया और अपनी अपनी सत्ताएं वो स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करने लगे और अपनी अपनी नई नई सैनिक चौकियाँ बना ली। तो इसके विरोध में बलबन आता है दिल्ली से, और लगातार 3 अभियान इसने किए थे, 1248, 1254 और 1258 में। इन 3 अभियानों के बाद भी ये प्रमुख रूप से नहीं कुचल पाता राजस्थान के चौहानों को। कुछ हद तक रोक जरूर लगती है, लेकिन पूर्ण रूप से ये नहीं कर पाता। इस प्रकार रणथंभौर अभियान होता है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं होता। ठीक, आंशिक रूप से सफल जरूर होता है, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता। इसने जो तीसरा अभियान किया था वो थी पश्चिमी सीमा, जो सबसे बड़ी परेशानी का सबक थी प्रत्येक शासक के लिए। जब से कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ था तब से पश्चिम में जो खोखर थे ये उद्यम करते थे, लूटमार करते थे। और दूसरी समस्या थी मंगोल। जो मंगोल थे वो तो बड़े ही खूंखार जाति थी, और उसका तो कोई मतलब नहीं, जिधर वो लोग चल देते उधर पूरा सूपड़ा साफ लूट मार करते, निर्मम हत्याएं करते। तो क्या थे, जो मंगोल थे उन्होंने सिंधु नदी को पार नहीं किया। इन लोगों ने, जो खोखर थे, इनके विद्रोह को तो बलबन ने दबा दिया, लेकिन मंगोल जो थे वो भारत के अंदर ज़्यादा घुसना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, इसलिए जो मंगोलों का नेता था उसने 1259 में एक शांति दल दिल्ली भेजा और ये कहलवा दिया कि हम लोग जो हैं वो भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो इस प्रकार कुछ समय के लिए शांति स्थापित हो जाती है। अब देखिए, जो नेक्स्ट विद्रोह हुआ था वो हुआ था दोआब और कटेर का क्षेत्र। अब ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है यूपी उत्तर प्रदेश में, जो गंगा के आसपास का जो क्षेत्र फैला हुआ है, गंगा यमुना वाला, इस क्षेत्र में विद्रोह होता है। यहाँ के राजपूत विद्रोह करते हैं। तो 1247 में जो बलबन है विद्रोह को दबाने आता है, लेकिन पूर्ण रूप से यहाँ पर भी विद्रोह नहीं दब पाता। और एक यहाँ पर दुर्ग पड़ता है
तलसंदा का दुर्ग। इस पर बलवान अपना अधिकार जमा लेता है, लेकिन जैसे ही ये वापस लौटता है तो फिर दोबारा वो लोग विद्रोह कर देते हैं और 1250 में दोबारा बलवान आता है दिल्ली से चलकर सेना लेकर और इन लोगों को वापस बड़ी दुर्गम गति से इनकी हत्याएं करता है, निर्मम हत्याएं करता है, लेकिन फिर बाद में चला जाता है और फिर वापस 1256 में कुतलुक खां होता है, वो वापस विद्रोह कर देता है और फिर बलवान वापस आता है और वापस से इनके विद्रोह को दबाता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण था विद्रोह होने का, क्योंकि इनका जो नेता था, इनका जो राजा था, वो सीरियस नहीं था। बलवान अकेला प्रयास कर रहा था इनको दबाने का, इसलिए जगह जगह पे नए नए विद्रोह हो रहे थे। कोई भी शासक जो था उसके अंदर डर था, वो ख़त्म हो गया था। दिल्ली सल्तनत के प्रति उनका सम्मान था, वो ख़त्म हो गया था। इसलिए ये लोग क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। अब देखिए, जो दिल्ली के तुर्क अमीर हैं वो विद्रोह करते हैं बलवान के खिलाफ। बलवान को वो लोग नहीं देखना चाहते थे कि बलवान इतना आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने क्या किया, सुल्तान के कान भरना शुरू कर दिया। सुल्तान को कहना शुरू कर दिया कि बलवान जो है एक दिन तुम्हारी हत्या कर देगा, जैसे पहले के सुल्तानों की हत्या हुई है इस प्रकार ये तुम्हारी हत्या कर देगा और सत्ता जो है उसको तुमसे छीन लेगा। अब सुल्तान के भी मन में ये सवाल उठने लगे कि क्यों नहीं कर सकता, पहले के अमीरों ने काफ़ी हत्याएं की हैं तो ये भी कर सकता है। इसीलिए सुल्तान जो है इनके बहकावे में आ जाता है। देखिए, इनमें सबसे महत्वपूर्ण था इमामुद्दीन रिहान। ये जो था एक भारतीय मुसलमान था। भारतीय मुसलमान से संबंधित जो तुर्क अमीर थे वो विदेशी थे और जो भारतीय मुसलमान थे यानी कि यहीं के मुसलमान थे, उनमें से था इमामुद्दीन रिहान। इसके अलावा किशलू खां था, अरसलान खां था। तो इन लोगों का समूह जो था वो सुल्तान को भड़काने में लगा हुआ था और सुल्तान जो है इनकी बातों में आ भी जाता है और 1253 में जो होता है वो बलवान को नायब के पद से हटा देता है। कहता है कि तुम बैठ जाओ अब, और तुम्हें भेज दिया जाता है कहाँ पर, हाँसी। इसको जागीर दे दी जाती है हाँसी की और इसको हाँसी भेज दिया जाता है। अब बलवान को बड़ा बुरा लगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसको महत्वपूर्ण पद से राजा ने हटा दिया। अब ये लोग सोच रहे थे कि जैसे ही बलवान को हटाया जाएगा वो विद्रोह करेगा और हम लोग जो सेना है उसकी सहायता से उसको मार देंगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता है। जो बलवान होता है वो शाही जो आदेश थे उनको मान लेता है, ठीक है, और चुपचाप कहाँ चला जाता है, हाँसी। क्योंकि बलवान भी समझता था कि ये जो षड्यंत्र रचा गया है ये मेरे खिलाफ है, इसलिए इस समय चुप रहने में ही क्या है, भलाई है। देखिए, शासक कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है कि तुम कहाँ पर चुप रहते हो। अगर तुम्हारा समय नहीं है तो वहाँ पर तुम चुप रह सकते हो। बलवान ने इसी सिद्धांत को अपनाया था। उस समय उसका समय नहीं था, इसलिए बलवान चुपचाप चला गया हाँसी। उसको वो लोग हाँसी से नागौर भेजते हैं तो वो चुपचाप नागौर भी चला जाता है, क्योंकि बलवान को मालूम था इस समय मेरा समय नहीं है, इसलिए चुप रहना ज़्यादा बेहतर है। तो बलवान क्या करता है, आदेशों को मानता है। जो इतिहासकार था मिन्हाज, ये भी उसी समय था, काजी के पद पर बैठा हुआ था, इसको भी इन लोगों ने हटा दिया, ठीक है। अब देखिए इमामुद्दीन रियान जो था ये एक भारतीय मुसलमान था और जो तुर्की मुसलमान थे वो नहीं चाहते थे कि एक भारतीय मुसलमान के नीचे हमें काम करना पड़े, क्योंकि जो विदेशी मुसलमान थे वो शुरू से नफरत करते थे भारतीय मुसलमानों से। इसलिए उन्होंने क्या किया, बलवान को भड़काना शुरू कर दिया और विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ, इमामुद्दीन रिहान के खिलाफ। उन्होंने विद्रोह कर दिया सुल्तान के खिलाफ और 1254 में ये लोग अपनी सेना लेकर दिल्ली के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। इधर से सुल्तान की सेना भी जाती है, इमामुद्दीन रियान भी जाता है, लेकिन इतनी बड़ी सेना और बलवान के पास तो ज़्यादा सेना थी, बलवान के पास ज़्यादा तुर्क अमीर थे और बलवान के पास ज़्यादा सामंत थे, तो ये उसका मुकाबला नहीं कर पाते और शाही सेना जो है होती है वो वहाँ से उसे भागना पड़ता है। तो फिर बाद में क्या होता है, युद्ध से बचने के लिए बलवान से समझौता कर लिया जाता है, संधि कर ली जाती है और बलवान की शर्त ये थी कि इमामुद्दीन रियान को क्या किया जाए, पद से हटाया जाए। इसको पद से हटा दिया जाता है, ठीक है, और इसको कहाँ भेज दिया जाता है, बदायूं भेज दिया जाता है वापस से। और वापस जो बलवान होता है वो दोबारा से सत्ता में आ जाता है, ठीक है। लेकिन बलवान जो था उस समय उसका समय नहीं था, अब उसका समय आ चुका था, क्योंकि वो दोबारा सत्ता में आ जाता है और वो अपना बदला लेता है। किन से, तुर्क जो उन्होंने विद्रोह किया था या जितने भी लोग थे उन्होंने विद्रोह किया था उनसे ये बदला लेता है। सबसे पहले बदला लेता है रिहान से, ठीक है। देखिए डबल टाइपिंग हुई है यहाँ पे। तो क्या हुआ था, इनसे ये बदला लेता है विरोधी।
तो इनसे ये क्या लेता है, बदला लेता है और सबसे पहले रिहान से बदला लेता है। रिहान को कहाँ भेजता है, ये बदायूं से बहराइच ट्रांसफ़र कर देता है। कहता है कि तूने मेरा ट्रांसफ़र करवाया था, अब मैं तेरा ट्रांसफ़र करवाता हूँ। और कुतुब खां था उसको अवध भेज देता है। ठीक है, अब रिहान इसकी बात को मानने से इनकार कर देता है, बोलता है कि मैं तेरी बात नहीं मान रहा। तो ये तो चाहता था ऐसा मौका है, ये उस पर आक्रमण कर देता है और उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। रिहान को ये मार डालता है। उसके बाद बचा कौन, कुतुब खां। तो कुतुब खां कहाँ चला जाता है, भाग के राजा रणपाल के यहाँ चला जाता है। ठीक है, राजा रणपाल इसको अपनी शरण दे देता है। तो बलवन कहता है कि इसको यहाँ से बाहर निकालो। रणपाल कहता है कि शरण में आए हुए व्यक्ति को हम बाहर नहीं निकालते। तो इसलिए बलवन उस पर आक्रमण कर देता है। लेकिन जो राजा रणपाल होता है अपने राज्य का विनाश करवा लेता है, लेकिन कुतुब खां को नहीं सौंपता। कुतुब खां जो होता है भागकर किचलू खां के पास चला जाता है और ये लोग क्या करते हैं, एक नया गठबंधन बनाते हैं और षड्यंत्र रचते हैं किसी खिलाफ, बलवन के खिलाफ। और दिल्ली पर आक्रमण करने का प्लान बनाते हैं कि हम लोग दिल्ली पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। और दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे तुर्क अमीर थे, वो भी चाहते थे कि दिल्ली पर आक्रमण के समय हम बलवन का विरोध करेंगे, तुम्हें मदद करेंगे। लेकिन बलवन इनसे ज़्यादा होशियार था, इसलिए उसे षड्यंत्र के बारे में पहले ही जानकारी मिल गई थी। और जैसे ही ये लोग दिल्ली पर के पास पहुंचते हैं आक्रमण करने के लिए, तो बलवन पहले से तैयार होता है और इनको क्या करता है, परास्त कर देता है और इन लोगों को भागना पड़ता है। तो इस प्रकार बलवन ने एक सेनापति के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए अपनी शक्ति को स्थापित कर लिया था और उसी के बलबूते ये बाद में क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। इस प्रकार बलवन ने अपने विरोधियों को सुल्तान के शासनकाल में ही परास्त कर दिया था। और बाद में नसरुद्दीन महमूद जो होता है उसकी 18 फरवरी 1266 को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि बलवन ने विष देकर मार दिया, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं नहीं नहीं ये तो बीमारी से मरा था। तो इस प्रकार ये दोनों ही तर्क इसमें चलते हैं, लेकिन स्पष्ट कुछ नहीं है। तो इसलिए नसरुद्दीन महमूद जो होता है वो 18 फरवरी 1266 को मर जाता है और उसके बाद जो सुल्तान बनता है वो था बलवन। तो बलवन को हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर तुम्हें इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है, कोई भी सवाल आपके मन में है, तो कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ साझा करना, उनके साथ इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, ताकि जो होता है ये हिट लिस्ट में ऊपर आ सके। क्योंकि वीडियो जो होता है उसमें जब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं आते तो वो ऊपर नहीं जा पाता, वो दब जाता है। क्योंकि यूट्यूब पर इतने सारे वीडियो अपलोड होते हैं, अगर वो जो वीडियो होता है वो उनके नीचे चला जाता है। तो इसीलिए जब उसको ज़्यादा देखा जाता है तो वो वीडियो ऊपर आता है। तो इसलिए अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका जो फ़ोन है या फिर आपका किसी का भी मोबाइल है तो उसमें से सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।